गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 जीव विज्ञान कक्षा 12वीं एनसीईआरटी। उसके पहले मैंने आपको अध्याय 2 के पहले वीडियो और भी भेज दिए हैं। ठीक है, आज हम इसमें लेक्चर नंबर 3 पढ़ेंगे। ठीक है, पहले 2 लेक्चर हमारे हो चुके हैं, इसमें आज लेक्चर 3 पढ़ेंगे हम। ठीक है, अध्याय 2 में इसके पहले कुछ चीज़ें पढ़ ली है। ठीक है, लेकिन आज हम क्या पढ़ेंगे? पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन के विभिन्न चरण। ठीक है, हम पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन तो पढ़ ही रहे हैं, लेकिन जो प्रजनन पुष्पी पादपों में होता है वो किन किन चरणों में होता है, किस किस स्टेप से होता है, कहाँ से स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले जो प्रजनन की प्रक्रिया पुष्पी पादपों में होती है वो होती है आपकी पहली स्टेप होती है लघु बीजाणु जनन या गुरु बीजाणु जनन के द्वारा, जिसको माइक्रोस्पोरेंजिया एंड मेगास्पोरेंजिया कहा जाता है। तो लघु बीजाणु जनन में क्या होता है कि लघु बीजाणु जनन के द्वारा लघु बीजाणु का निर्माण होता है, जिससे परागकोश में बहुत सारे असंख्य लघु बीजाणु बनते हैं। ठीक है, लघु बीजाणु बहुत सारे बनते हैं। कहाँ पर? परागकोश में। परागकोश कहाँ था? यदि हम थोड़ा एक छोटा डायग्राम बना के देखें तो इस प्रकार से हमने वर्तिकाग्र बनाई थी। ठीक है, यहाँ पर क्या था? ओवरी थी, इसको अंडाशय कहा जाता था। यहाँ पर हमने इस प्रकार से संरचनाएं बनाई थी। ठीक है, बनाई थी ना। अब इसी को क्या कहा जाता है? आपका परागकोश, जिसके अंदर क्या होता है? लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया के द्वारा लघु बीजाणु जनन के द्वारा लघु बीजाणु जनन की प्रक्रिया के द्वारा लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है परागकोश के अंदर। ये परागकोश है जिसको एंथर कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर लघु बीजाणु बहुत सारे बनते हैं। ठीक है, जिनको परागण भी कहते हैं हम। उसके बाद में गुरु बीजाणु जनन। गुरु बीजाणु जनन के द्वारा एक सक्रिय क्रियाशील गुरु बीजाणु का निर्माण होता है। ठीक है, गुरु बीजाणु जनन के द्वारा गुरु बीजाणु का निर्माण होता है। ठीक है, और लघु बीजाणु जनन के द्वारा लघु बीजाणु का निर्माण होता है। गुरु बीजाणु जनन की प्रक्रिया जो है वो पुष्प यहाँ पर होती है, ओवरी के अंदर। ठीक, उसके बाद अगले यदि हम देखें तो होता है आपका परागण, पॉलिनेशन। परागण प्रक्रिया क्या है? परागण जो हम आगे और डिटेल पढ़ेंगे परागण क्या पर, लेकिन एक मैं आपको ऊपर बता देता हूँ परागण क्या है। तो परागण प्रक्रिया क्या है? यहाँ से परागकोश से परागकण जब बनेंगे वो परागकण यहाँ से यहाँ जाते हैं वर्तिकाग्र पर। ठीक है, कहाँ से? यहाँ से यहाँ पर जाते हैं, ट्रांसफर होते वर्तिकाग्र पर जाते हैं। उस प्रक्रिया को परागण कहते हैं। यानी परागकणों का परागकोश से वर्तिकाग्र पर जाना क्या कहलाता है? परागण। तो ये प्रक्रिया होती है परागण की प्रक्रिया, जिसको कहा जाता है। इसको डिटेल में आगे पढ़ेंगे, कितने प्रकार की होती है, कैसे होती है, सारी प्रक्रिया। सिर्फ अभी तो हमें देखना है कि यहाँ से परागकोश से परागकण का वर्तिकाग्र पर जाना परागण कहलाता है। ठीक है, यहाँ से निकलकर परागकण यहाँ पर जाते हैं वर्तिकाग्र पर, इसको वर्तिकाग्र कहते हैं। वर्तिकाग्र पर जाना परागण। पुष्प के डायग्राम में आप देखना है इसको, है ना, अपन ने बनाया। अभी मैंने आपको बेसिक समझाया तथा मादा युग्मकों नर तथा मादा युग्मकों बीच की यदि हम बात करें डेवलपमेंट ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, तो इसके डेवलपमेंट में क्या होता है? नर युग्मक का डेवलपमेंट हो जाता है परागकोश से ही। ये परागकोश में ही इसका डेवलपमेंट होने लगता है, लेकिन उसके बाद में यहाँ वर्तिकाग्र पे आता है, यहाँ पर भी डेवलपमेंट होता है। निषेचन की प्रक्रिया के बाद भी डेवलपमेंट होता है। उसके बाद में मादा युग्मकों बीज की बात करें तो मादा युग्मकों बीज का निर्माण होता है यहाँ पर बीजांड में। कहाँ पर? बीजांड, लोक्यूल बीजांड के अंदर इसका वो होगा विकास, और 8 केंद्रक कोशिका बनेगी इसमें, 8 केंद्रक। ठीक है, 8 केंद्रक कोशिकाएं बनती है इसके अंदर, 8 केंद्रक बनते हैं। यदि युग्मक जनन की बात करें तो युग्मक जनन की प्रक्रिया में क्या होगा कि नर युग्मकोद्भिद के द्वारा क्या होगा? युग्मक जनक में 2 नर युग्मक का निर्माण होगा, नर युग्मक फर्स्ट, नर युग्मक सेकंड। ठीक है, युग्मक जनन की प्रक्रिया के द्वारा। उसी प्रकार मादा युग्मकोद्भिद के द्वारा जो है वो एक क्रियाशील अंड, या उसको हम क्या कह सकते हैं? एक मादा युग्मक का निर्माण होगा। युग्मक जनन में जो नर युग्मकोद्भिद होगा उसमें जर्मिनेटिव सेल्स होंगी। जर्मिनेटिव सेल्स के द्वारा निर्माण होगा नर युग्मक फर्स्ट, नर युग्मक सेकंड का, जनरेटिव सेल्स। उसके बाद में प्रक्रिया आती है निषेचन की। तो निषेचन की प्रक्रिया परागण के बाद होती है। परागण यहाँ से यहाँ हो जाता है, पोलन ग्रेन आ जाते हैं, परागकण, वो परागकण अंदर आते हैं, और अंदर आने के बाद जो युग्मक जनन है, इस प्रक्रिया में जो मादा युग्मक जो बना है उस मादा युग्मक
से नर युग्मक मिलेगा और फर्टिलाइजेशन होगा, जिसे निषेचन कहते हैं। यानी नर युग्मक मादा युग्मक का मिलना क्या कहलाता है? निषेचन। ये प्रक्रिया यहाँ होती है बीजांड के अंदर। उसके बाद में होता है भ्रूण कोश का विकास। जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है, निषेचन होता है, उसके बाद भ्रूण का विकास होने लगता है। एक युग्मक जो है नर युग्मक मादा युग्मक मिलकर युग्मनज बना लेते हैं, जायगोट। वो जायगोट एक भ्रूण कहलाता है। वो फिर डेवलप होता है, वो धीरे धीरे विकास करता है और वो डेवलपमेंट होकर एक बीज के अंदर रहता है। जब भी हम बीज को फिर कहीं पर भी अंकुरित बीज को कहीं पर भी चोप देते हैं, लगा देते हैं, फिर उससे नया पौधा बनता है। इस प्रकार से ये पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन के चरण होते हैं। इन 6 चरणों के द्वारा पूरी प्रक्रिया कंप्लीट होती है। अब आगे देखते हैं हम इस जो परागकोश है उसकी संरचना हम देखेंगे। आगे क्या देखेंगे? परागकोश की संरचना। अब हम आगे देखते हैं परागकोश की संरचना तथा विकास। तो परागकोश की संरचना या विकास की हम बात करें तो परागकोश जो होता है वो इस प्रकार से, इसमें सबसे ऊपर वाली जो लेयर होती है इसकी संरचना यदि हम देखें, क्या देखें हम? संरचना यदि हम देखें तो संरचना में सबसे बाहर की जो लेयर होती है, बाहरी त्वचा, एपिडर्मिस बोला जाता है जिसको। ये रही एक स्तर की होती है, एक स्तरित कोशिकाओं की बनी होती है। ये एक ही स्तर आपको दिखाई दे रहा है, तो एक स्तरित सबसे बाहर जो होता है उसको बोलते हैं बाह्य त्वचा या एपिडर्मिस। उसके बाद सेकंड स्तर आता है एंडोथीसियम। एंडोथीसियम कोशिकाओं का स्तर आता है, जहां पर इस स्तर के अंदर ये थोड़ा सा मोटा स्तर रहता है। यहाँ पर कोशिकाएं जो होती है स्तंभाकार होती है, स्पाइरल स्थूलन होता है उनमें, मतलब उनमें थिकनेस होती है। तो ये जो स्तर होता है ये स्तंभाकार कोशिकाओं का स्तर होता है एंडोथीसियम। यहाँ की कोशिकाएं क्या करती है कि स्टोमियम का निर्माण करती है। स्टोमियम यानी कहीं कहीं पर ये कोशिकाएं पतली हो जाती है, और स्टोमियम वो जगह है, वो मार्ग है, वो रास्ता है जहाँ से पोलन ग्रेन परागकण बाहर निकलते हैं। तो वो कहाँ पर बनते हैं? एंडोथीसियम स्तर के अंदर। उसके बाद सेकंड स्तर आता है आपका मध्य स्तर मिडिल लेयर जिसको कहा जाता है। ये 2 से 3 कोशिकाओं का स्तर होता है। 2 से 3 से 4 कोशिकाओं का स्तर की बनी होती है। यहाँ पर देखो तो 1 2 3 4 स्तर दिखाई दे रहे हैं, कहीं 3 भी 2 स्तर भी होंगे। तो इस प्रकार से 2 से 3 कोशिकाओं के स्तर की मिडिल लेयर होती है। ठीक है। उसके बाद में अगला आता है मिडिल लेयर के बाद दूसरी अनदर लेयर आती है, वो उसका बोला जाता है टेपिटम। टेपिटम होता है ये द्विगुणित, क्या होता है? टेपिटम द्विगुणित कोशिकाएं होती है। उसके बाद में टेपिटम का काम होता है कि जो माइक्रोस्पोर है उसको क्या प्रोवाइड करना? पोषण प्रोवाइड करना उसको। ठीक है, पोषण यानी उसको भोजन कौन प्रोवाइड करता है? टेपिटम। परागकणों को परागकोश के अंदर उनके विकास के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए पोषण का काम कौन करता है? टेपिटम। द्विगुणित कोशिकाएं होती है ये। उसके बाद में अंततः आखिरी में आपका आएगा माइक्रोस्पोर या लघु बीजाणु धानी। माइक्रोस्पोरेंजिया जो रहेगा इसके अंदर बहुत सारे लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है। लघु बीजाणु धानी में बहुत सारे लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है जिनको परागकण भी कहा जाता है, पोलन ग्रेन। तो इसके अंदर पोलन ग्रेन का निर्माण होता है परागकणों का। ठीक है, तो इस प्रकार से संरचना होती है इसकी, परागकोश की संरचना। क्या क्या कितने स्तर के बने होते हैं, कौन कौन से लेयर्स प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो ये एक परागकोश की संरचना है। आगे देखते हैं इसका डेवलपमेंट। ठीक है, हमें संरचना हो गई, इसका डेवलपमेंट यानी विकास देखते हैं। यदि हम परागकोश के विकास की बात करें, परागकोश के विकास की, तो परागकोश जो होते हैं, जो तरुण परागकोश होते हैं, वो तरुण परागकोश की बाह्य त्वचा के चारों ओर अंदर की तरफ जो है कोशिकाएं क्या करने लगती है? वृद्धि करने लगती है। वो वृद्धि करने लगती है और वृद्धि करके एक क्षेत्र बनाती है जिसको कहा जाता है हाइपोडर्मल कोशिकाएं। या हाइपोडर्मल कोशिकाएं जो होती है वो अलग ही दिखाई देती है। अलग ही कैसे कि आकार में बड़ी होती है, इनका केंद्रक बड़ा होता है, इनका झुलद्रव्य जो है वो गाढ़ा होता है। तो ये कोशिकाएं अलग ही दिखाई देती है। इन्हीं कोशिकाओं को आर्कियोस्पोरियल कोशिकाएं कहते हैं। इन्हीं कोशिकाओं को आर्कियोस्पोरियल कोशिकाएं कहते हैं। और आर्कियोस्पोरियल कोशिकाएं जो परिणत विभाजन करती है यानी टूटती हैं, टूटकर 2 स्तर बनाती है, प्राथमिक भित्ति कोशा और प्राथमिक स्पोरोजिनस कोशा। जो प्राथमिक भित्ति कोशा होती है वो 3 से 5 भित्ति की होती है।
इस 3 से 5 भित्ति में सबसे ऊपर वाली जो भित्ति, सबसे ऊपर वाली भित्ति और बाह्य त्वचा के नीचे वाली जो भित्ति, उसको क्या बोला जाता है? एंडोथीशियम, जो कि एक मोटा स्तर बनाती है, ये मोटी होती है ना, जिनको क्या बोला जाता है? एंडोथीशियम, एंडोथीशियम स्तर। ठीक है, ये एंडोथीशियम स्तर जो होता है, इसकी कोशिकाएं मोटी होती है। मोटी होने के साथ साथ यहाँ की कोशिकाएं मोटी भी होगी, उसके बाद में एंडोथीशियम की कोशिकाएं कहीं कहीं पर सक्रिय होती, पतली लंबी हो जाती है, जिसको क्या बोला जाता है? स्टोमियम। ठीक है, स्टोमियम वो जगह होती है जहां से परागकण क्या करते हैं, जब परागकोश परिपक्व हो जाता है, इसका स्फुटन होता है, तो स्फुटन के समय जो परागकण निकलते हैं वो स्टोमियम से ही निकलते हैं। ठीक है, सकरा भाग जहां से परागकण बाहर निकलते हैं। तो एंडोथीशियम कोशिकाएं क्या हो जाती है? एंडोथीशियम कोशिकाएं जो होती है कहीं कहीं पर पतली हो जाती है और पतली होकर स्टोमियम का निर्माण करती है। ठीक है, उसके बाद ये तो पहला स्तर हुआ जो कि मोटा था, एंडोथीशियम कहलाता है। उसके बाद में जो बाकी का स्तर 1 या 2 स्तर बचा, अभी तो पहला स्तर एंडोथीशियम बना, उसके बाद में पहला फर्स्ट सेकंड स्तर जो बचा बाद का, उस पहला या दूसरा स्तर उसका क्या बनाता है? मध्य स्तर, मिडिल लेयर। ठीक है, मध्य स्तर बनाता है। और मध्य स्तर जो होता है, ये मध्य स्तर की कोशिकाएं जो बाद में जो है वो टूट जाती है, टूटकर क्या करती है? टूटकर लघु बीजाणु जनन में, जो लघु बीजाणु जनन होता है, लघु बीजाणु धानी होती है, लघु बीजाणु जो धानी होती है, लघु बीजाणु धानी, उसको पोषण प्रदान करते हैं। लघु बीजाणु धानी के अंदर आपको पता है बहुत सारे लघु बीजाणु होते हैं, यानी पोलन ग्रेन होते हैं। ठीक है, तो लघु बीजाणु को ये मध्य स्तर बाद में टूटकर पोषण प्रदान करता है। मध्य स्तर के बाद 1 से 2 स्तर इसका हुआ, 1 से 2 स्तर के बाद जो अगला स्तर बचा हुआ होता है वो आखिरी का स्तर बनाता है आपका टेपिटम। क्या बनाता है? टेपिटम। ये टेपिटम जो होता है, पहले स्टोमियम मध्य स्तर, फिर उसके बाद में टेपिटम। टेपिटम भी इनका ही बनता है, जो ये 3 से 5 भित्ति होती है। पहली भित्ति तो ये बन गई एंडोथीशियम, उसके बाद में 1 से 2 भित्ति बना, किसकी बनती है? 1 से 2 भित्ति बनती है मध्य स्तर की। उसके बाद जो आखिरी की बचती वो बनाती है टेपिटम। और टेपिटम की कोशिकाएं बड़ी होती है, आकार में बड़ी होती है, द्विगुणित होती है, और बाद में टेपिटम भी नष्ट होकर लघु बीजाणु धानी को क्या प्रदान करता है? पोषण प्रदान करता है, जिससे कि परागकण डेवलप हो, उनका विकास हो। ठीक, ये हमने इसका देखा, परागकोश का विकास भी देख लिया, परागकोश की संरचना भी देख ली, इसका डायग्राम था वो भी देख लिया हमने। ठीक है, और भी 1-2 चित्र बने हुए डेवलपमेंट के, वो भी आप देख सकते हो, आपकी बुक में होंगे। ठीक है, इस प्रकार से हमने आज जो पुष्पी पाथवे लैंगिक प्रजनन का लेक्चर 3 आज हमने इतना पढ़ा। उसके बाद में आगे और इसमें देखेंगे हम, वो लेक्चर 4 में देखेंगे। आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।